हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो गाड़ी है वो यहाँ पे बन के आ चुकी है, ये खड़ी है इधर। और दो वीडियो शेड्यूल्ड हैं जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करना है। तो ये है पहला वीडियो, ये है पार्ट वन कि मेरे साथ शोरूम में क्या क्या हुआ, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मस्त पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके आइए, नाश्ता वास्ता करते हुए देखिएगा, मजे मारिए आराम से, एक स्टोरी की तरफ सुनिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हुआ क्या था। तो एक्चुअली हमारी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर किया था। तो बाई चांस अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। अब ये कहानी उसके बाद चालू होती है। तो जब गाड़ी शोरूम में गई उसके एक हफ्ते बाद से गाड़ी में काम चालू हुआ, क्योंकि जो इंश्योरेंस का कुछ फॉर्मेलिटी रहता है वो कंप्लीट होने में एक हफ्ता लग गया। उसके बाद जो पार्ट्स है वो ऑर्डर में गया। तो यहाँ पे शोरूम का एक इंसान है जो मेरा गाड़ी का फाइल संभाल रहे थे। उनका नाम लेट से हम राहुल रख लेते हैं। तो मेरी जो भी बात होती थी वो सिर्फ और सिर्फ राहुल से ही होती थी, बॉडी वर्कशॉप में वो काम करते हैं। तो एक हफ्ते बाद जब मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि सब इंश्योरेंस का काम हो चुका है और अब हम पार्ट्स ऑर्डर के लिए देंगे, तो 10-12 दिन में पार्ट्स आ जाएंगे। और उसके ऊपर और 7-10 दिन लगेगा पार्ट्स को पूरा इंस्टॉल करने में, उसको फिट करने में। तो लगभग लगभग तीन तीन हफ्ते का टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअल में ये एक अच्छी चीज़ हुई कि 2 हफ्ते के अंदर ही हमारी जो गाड़ी है वो टोटली बन के रेडी हो चुकी थी। अभी जब गाड़ी रिपेयर हो रही थी उन 2 हफ्तों में उन्होंने मुझे एक बार भी फोन करके ये नहीं बताया है कि मेरी गाड़ी में क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या पार्ट्स ऑर्डर हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। और बस मेरे को बेसिक सी चीज़ें बता दी कि हेडलाइट आ रही हैं और सामने का बम्पर आ रहा है, फेंडर आ रहा है, ये सब उन्होंने मेरे को ऊपर के ऊपर ही चीज़ें बता दी। लेकिन मेरे को उन्होंने अच्छे से कोई भी चीज़ नहीं बताई। तो अब जो शोरूम है वो मेरे घर से 17-18 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं हर 2-3 दिन में वहाँ पे आना जाना नहीं कर सकता। तो कायदे से आपको मुझे बताना चाहिए कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने उनको ये चीज़ बताया भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ भी चीज़ फ़ोन करके नहीं बताई। तो जब फाइनली गाड़ी रेडी हो गई तब मैंने ही उनको फ़ोन किया कि भाई क्या हाल है, क्या क्या हो रहा है गाड़ी के साथ। तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी रेडी है, आप आके देख लीजिए एक बार। तो जब मैं गाड़ी देखने के लिए गया तब वो मुझे अपने फ़ोन में दिखा रहे हैं कि जब आपकी गाड़ी रिपेयर होती है ये तब की फ़ोटो है। तो मैंने बोला भाई जब तुमने फ़ोटो खींचा है, तुम्हारे पास नंबर है, हमारी व्हाट्सएप में कांटेक्ट होती थी, तो भाई तुमने फ़ोटो क्यों नहीं भेजा फिर उसमें? मैंने उनको पूछा। तो बोलता है अरे सर भूल गया ये वो करके। मैंने बोला भाई ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये गाड़ी बहुत महंगी है, तो तुमको मतलब ऐसा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और तुम मेरे को ये फोटो तब दिखा रहे हो जब गाड़ी बन के खड़ी है। तो अभी से ना वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होने वाला है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब क्या हुआ, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तब हमने एस्टिमेट लगाया था कि गाड़ी में कितने का खर्चा है। तो उसमें मैक्स टू मैक्स 30 से 35,000 का ही खर्चा था। मुझे मालूम है ये भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, लेकिन सिर्फ 35,000 तक का ही मैक्सिमम खर्चा होता। लेकिन शोरूम वालों ने बिल बनाया 90,000 का। जी हाँ, 90,000 का। अब उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वीडियो को मैं चाहता हूँ कि जितना शॉर्ट हो सके उतना रखूँ। तो उन्होंने 90,000 के बिल में कुछ पार्ट्स में 18% जीएसटी है, कुछ में 28% जीएसटी है। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरा, उन्होंने अननेसेसरी पार्ट्स उसमें इंस्टॉल किए हैं और कुछ रिप्लेस कर दिए हैं। जैसे सिर्फ एक हेडलाइट चेंज करना था तो उन्होंने दोनों साइड के हेडलाइट चेंज कर दिए। जबकि मैंने उनसे फ़ोन में पूछा था कि आप हेडलाइट चेंज कर रहे हैं तो वो पेयर्स में आते हैं कि सिंगल सिंगल हेडलाइट भी चेंज हो जाता है? तो उन्होंने खुद कहा था कि सिंगल हेडलाइट ही चेंज होता है और हमने सिंगल एक ही हेडलाइट को इंस्टॉल किया है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये तो अपना खर्चा बच रहा है, अपनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जब मैं गाड़ी को देखने के लिए गया तब उन्होंने बोला कि हमने दोनों हेडलाइट चेंज कर दिए। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या बात हुई? तो मैंने तो आपसे फ़ोन में पूछा था कि आपने तो बोला नहीं एक ही हेडलाइट चेंज हुआ है। तो ये एक बात हुई। दूसरा, उन्होंने गाड़ी का हॉर्न चेंज कर दिया जबकि हॉर्न में कुछ था ही नहीं। जब गाड़ी टो कर रहे थे तब उस समय जो हॉर्न के सामने प्लेस्ड रहता है, तो उसको निकाल के उन्होंने जो जहाँ पे गाड़ी का गियर नहीं रहता है वहाँ पे ऐसा लंबा सा रहता है, वहाँ पे सामान रखने के लिए जगह रहता है, तो हॉर्न वहाँ पे रखा हुआ था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो उन्होंने हॉर्न को ही चेंज कर दिया। यानी ये सब जो कुछ चीज़ें हैं उसका इन्होंने फालतू खर्चा उस बिल में ऐड किया है। एंड इस पूरे बिल में जो सबसे महंगी चीज़ थी वो थी डेंटिंग एंड पेंटिंग चार्जेस, जो उन्होंने 20,000 रुपीज़ चार्ज किया था।
और अगर यही चीज़ मैं बाहर से करवा लेता तो मुझे मैक्स टू मैक्स 7,000 का खर्चा आता, क्योंकि जो डेंट उन्होंने ठीक किया है ना, वो उस मतलब 20,000 का बिल्कुल भी लायक नहीं है वो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें उन्होंने सिर्फ रिप्लेस ही की है, उन्होंने डेंट वेंट कुछ ठीक नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ठीक किया था, तो उसका उन्होंने 20,000 लिया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमने कैशलेस पेमेंट ऑप्ट किया था, तो इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्ट शोरूम वालों को पेमेंट कर देती है, हमको पेमेंट नहीं करती। तो इसमें बीच में कस्टमर का कोई रोल नहीं है पेमेंट में। तो इस दौरान क्या हुआ, मुझे राहुल का फोन आता है और वो कहते हैं कि जब तक हमें हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा हम आपकी गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे, हम रिलीज नहीं करेंगे। तो मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई, मतलब आपको तो पेमेंट चला चला जाएगा, मेरे तो इंश्योरेंस वाले से ही बात हो चुकी है, उसने मुझे खुद बोला कि आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, जब तक हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। और इस दौरान अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो जाता है, कुछ क्रैश हो जाता है या फिर कुछ और चीज़ें हो जाती है, तो हम उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो भाई मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला कि एक तो आप गाड़ी छोड़ नहीं रहे हैं, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने बोला कोई सेंस है इस बात की, कोई आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? क्योंकि अब अगर आप गाड़ी नहीं छोड़ रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि गाड़ी को कुछ ना हो। अब आती है पेमेंट की बारी। हमने 20,000 ऑलरेडी एडवांस पे कर दिया था और 70,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली थी। तो जिस इंश्योरेंस एजेंट से मेरा बात हो रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जो पेमेंट है वो शोरूम को चला गया है और 3-4 दिन में उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, उनको दिखाई देने लगेगा। और मुझे इस चीज़ का मैसेज भी आ गया था कंपनी की तरफ से कि आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो सेटल हो चुका है। और उसके बाद मैंने ये चीज़ राहुल को फ़ोन करके बताई कि भाई ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जैसे भी होगा मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। मैंने बोला ओके भाई ठीक है कोई बात नहीं है। और ये जो मैसेज है कि जो आपका जो इंश्योरेंस में सेटल हो चुका है, ये मुझे 3-4 दिन बाद इसका मैसेज आया था। तो हमने सोचा कि ठीक है कैशलेस पेमेंट में थोड़ा टाइम लगता है तो हफ्ता 10 दिन और ले लेते हैं, तो जब उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो फ़ोन करके बता देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया। ये पूरा जो भी काम हुआ ना उसमें जब मैं फोन करता था तभी वो बात करते थे, अदरवाइज सामने से उन्होंने मुझे एक बार भी फोन नहीं की। अब कायदे से हम लोग 7 से 10 दिन का एस्टिमेट लेके चल रहे थे कि 7 से 10 दिन में तो उनको पेमेंट चला ही जाएगा, उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन भाई साहब 2 हफ्ते हो गए उनके पास पेमेंट ही नहीं जा रहा है। तो अब घर में मम्मी पापा मेरा सबका दिमाग खराब हो रहा था, तो हमने 70,000 जाके शोरूम वालों को पेमेंट किया, टोटल 90,000 हो गया, तो हम गाड़ी लेके घर में आ गए। और फिर मुझे राहुल ने बोला कि ठीक है मैं आपको जैसे हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो हम आपको चेक से पेमेंट आपको रिफंड कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कुछ दिन चले जाते हैं, मुझे राहुल का कोई भी फोन नहीं आता। फिर मैं ही राहुल को फोन करता हूँ कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक आपके पास पेमेंट नहीं गया क्या? तो बोले कि सर आप सेकंड हाफ में आ जाइए और आप आपका चेक लेके जाइए। तो मैंने बोला चेक रेडी है? तो उन्होंने बोला हाँ चेक रेडी है। तो मैंने बोला भाई जब चेक रेडी है तो आपने मेरे को बताया ही क्यों नहीं? आपको तो पहले बता देना चाहिए था। और उनके पास ईमेल आ गया था जिसका कि उन्होंने मुझे फोटो खींचा था और मुझे सेंड किया था उन्होंने व्हाट्सएप में। तो उस ईमेल में डेट था जिस दिन मैंने उनको फोन किया था उससे 4-5 दिन पहले का, यानी उनको 4-5 दिन पहले ही पेमेंट आ चुका था। लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया इस चीज़ का। तो जब रिफंड के लिए हो गया और उन्होंने मतलब जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तभी वो मेरे को चेक के बारे में बता रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं। तो इसमें मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, लेकिन मैं फिर भी शांत था। तो मैं शोरूम में गया, मैंने उनसे चेक कलेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि भाई 70,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो आपको बताना चाहिए। ये मतलब आप कस्टमर के साथ ऐसे डील करते हैं क्या? मैंने उनको सीधा मुंह पे बोला। तो वो बोल रहे थे सर सॉरी सॉरी ऐसा करके। मैंने भाई सॉरी वाली बात नहीं है, चलो अभी आगे का काम करो। तो फिर वो मेरे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लेके गए। तो वहाँ से मुझे चेक मिला 70,000 ऑलमोस्ट का। और उसमें भी गड़बड़, मेरा नाम गलत लिख दिया उन्होंने। चक्रवर्ती में मैं डबल टी वाई लगाता हूँ तो उन्होंने सिंगल टी वाई लगाया था। और खैर वो पास हो गया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था पूरा ओवरऑल सिचुएशन कि क्या हुआ था मेरे साथ शोरूम की तरफ से। और यही है कि जो हम अपने पास मारुति स्विफ्ट है, तो मेरा पहले जब हम गाड़ी ले रहे थे तो मेरा पहले से मन नहीं था कि कोई भी मारुति की गाड़ी लें, क्योंकि वो सबको पता है टीन का डब्बा है, वो कुछ है नहीं उसमें, और छोटा सा भी अगर उसमें हल्का सा कुछ खरोच वरोच भी आ जाएगा ना तो भारी उन लोग पेमेंट लेते हैं। तो मेरा पहले से लेने का कोई मन नहीं था मारुति की गाड़ी। बट क्योंकि हम लोग को एक अच्छी डील मिल रही थी इसलिए हमने ली थी, और गाड़ी हाथ साफ भी करना था उसमें, तो इसलिए हमने ली थी, अदरवाइज मेरा कोई मन नहीं था।
तो यही है। और अगर आप भी ये मारुति की गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। और कस्टमर सर्विस की अगर मैं बात करूं तो मुझे, अगर मैं रेटिंग दूं 10 में से, तो मैं सिर्फ 3 या 4 का ही दूंगा, उससे ज़्यादा का मतलब मैं दे ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ अच्छी हुई है कि गाड़ी जब हमने खरीदी थी, अभी उससे ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी चल रही है। तो शोरूम वालों ने जो पूरा सामान वामान ओरिजिनली लगाया, सब अच्छे से किया है, तो उसके लिए थम्स अप है। लेकिन ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन में अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 की ही मैं मैक्स रेटिंग दूंगा, उससे ज़्यादा की नहीं दूंगा। और इसका जो पार्ट 2 है वो मैं अभी अपलोड नहीं करूंगा, उसको मैं शायद 1 महीने बाद अपलोड करूंगा, क्योंकि ये डीलर के ऊपर होने वाला है। और अभी डीलर के साथ थोड़ा सा एक काम बचा है, तो वो हो जाए उसके बाद मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि क्या है और ये सेकेंड हैंड मार्केट कैसे काम करती है नहीं करती है। तो अगर आप बाय चांस नया कार सेकेंड हैंड मार्केट से लेने का सोच रहे हैं, तो ये जो आने वाला वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए, वो तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसकी जो कहानी है ना, मतलब सुन के तो मज़ा ही आ जाएगा आपको, ऐसा है वो। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने कोशिश किया है कि जो मेन मेन पॉइंट्स है सिर्फ वही बताऊं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।